हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग KVS 2025 को टारगेट करते हुए जो PYQs है हिंदी में उसे देख रहे हैं, यानी कि जो हिंदी लैंग्वेज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम लोग उसके PYQs देख रहे हैं। हिंदी कंप्लीट करने के बाद हम लोग इंग्लिश में क्या कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको देखेंगे। फिलहाल के लिए आज हम 2016 में जो केवी का पेपर हुआ था उसमें हिंदी से कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमने ऑलरेडी 5 सेट्स कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां जा करके इन्हें देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है आपको। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है हिंदी में 2016 के पेपर में वो क्या है। इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए आपको बताना है कि उचित मुहावरा कौन सा होगा। ठीक है, किसी के सामने आगे यहाँ डैश डैश है तो आपको बताना है कि ये जो मतलब कि खाली स्थान है इसमें कौन सा मुहावरा भरा जाएगा जिससे एक वाक्य जो है वो बन जाए। कह रहे हैं किसी के सामने फिर डैश डैश मेरी आदत नहीं है। आपके पास विकल्प क्या है, खिल्ली उड़ाना, हाथ फैलाना, दांत पीसना या फिर ख्याली पुलाव पकाना। तो आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा कि खिल्ली उड़ाना तो ये तो नहीं होगा ना, किसी के सामने खिल्ली उड़ाना ऐसा नहीं होता। किसी की खिल्ली उड़ाना अगर होता तो फिर हम मान लेते कि हाँ किसी की खिल्ली उड़ाना मेरी आदत नहीं है, लेकिन ये क्या करें किसी के सामने, तो ये तो नहीं बन रहा ठीक से। दूसरा कह रहे हैं हाथ फैलाना, तो आप देखेंगे कि ये अगर आप इस मुहावरे का उपयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस जो है वो एकदम सही बन जाएगा। जैसे किसी के सामने हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा कि किसी के भी सामने हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है। तीसरा कह रहे हैं दांत पीसना, तो दांत पीसना बिल्कुल नहीं होगा। ख्याली पुलाव पकाना, तो ये तो वैसे भी कुछ नहीं है इसका। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा बी वाला कि किसी के भी सामने हाथ फैलाना मेरी आदत नहीं है। और सबके साथ यही होना चाहिए, इतना तो सेल्फ रेस्पेक्ट होनी ही चाहिए कि मतलब कुछ भी हो जाए हाथ नहीं फैलाना है भैया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये PDF आपको मिल जाए तो इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको डेली टू डेली क्लास की जो लिंक है वो भी मिल जाती है और साथ में इसकी PDF भी शेयर कर दी जाती है। तो आप PDF भी वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं दोबारा से। अगला क्वेश्चन देखिए, संधि विच्छेद से बना हुआ है। तो आप देखेंगे कि जितने भी पॉइंट हमारे मतलब कि सिलेबस में दिए हैं हर एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको हर एक पॉइंट पढ़ के जाना पड़ेगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। और सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि स्वागत का सही संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है, हमारे पास जो विकल्प है वो देख लीजिए, सुधन वागत, स्वाधन आगत, स्वाधन आगत या फिर सुधन आगत। ठीक है, तो इसका सही जो उत्तर है वो हालांकि आपको दिख रहा है, क्या हो जाएगा सु प्लस आगत। ठीक है, तो सु और आगत में जो है ये मिल करके क्या हो जा रहे हैं स्वागत। अब देखिए अगर हम लोगों को ये पता हो कि हम लोग कैसे इसको तोड़ते हैं तब हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से भी बनता है कि आप बताओ कि मतलब कि अगर हम इसे तोड़ दें तो ये जो वर्ड दिया हुआ है, ये जो शब्द दिया है ये कैसे हो जाएगा। जैसे अब देखिए कि हम लोग स्वागत या फिर सुधन आगत को ही देख लेते हैं। अगर हम सु प्लस आगत को ही जोड़ मतलब देखेंगे तोड़ करके तो क्या हो जाएगा, एक तो शाह हो जाएगा, फिर उसके बाद छोटा उ हो जाएगा, प्लस बड़ा आ हो जाएगा, प्लस गा में हलंत लगेगा, फिर आ, फिर ता और फिर छोटा आ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको तोड़ सकते हैं। अब देखिए सु प्लस आगत, ठीक है, अगर हमने इसको ऐसे तोड़ दिया तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि पहले वाले शब्द में यानी कि सु में जो लास्ट वाला मात्रा आ रहा है या लास्ट वाली जो मात्रा है वो कौन सी है, वो है उ। ठीक है, और जो दूसरा वाला वर्ड शुरू हो रहा है, दूसरा वाला जो शब्द शुरू हो रहा है आगत, उसका जो पहला अक्षर है, पहला जो वर्ड है वो क्या है, वो है बड़ा आ। ठीक है, तो दोनों मिलकर के क्या हो रहा है यानी कि उ और आ मिलकर के क्या हो जा रहे हैं, ये हो जा रहा है हमारा वा। ठीक है, बड़ा वा। तो इसी तरह से हम लोग इसको तोड़ करके इस तरह जो संधि विच्छेद वाले क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि
स्वागत का जो सही संधि विच्छेद है वो हो जाएगा हमारा शु प्लस आगत, और इसमें संधि कौन सी है, तो इसमें भैया संधि है यण संधि, ठीक है, यण स्वर संधि का ये उदाहरण है स्वागत। आगे देखिए यहाँ पे बताया गया है कि यदि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, अर्थात ई उ री के बाद इससे अलग स्वर आए, जैसे आ जाए, ए आ जाए, ओ आ जाए, तो फिर क्या हो जाता है, यहाँ देखिए, तो छोटी ई और बड़ी ई का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ का वा हो जाएगा, और री का क्या हो जाएगा, कार, ठीक है। यहाँ देखिए कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, जैसे मधु प्लस आलय, इनका मिलाकर के क्या हो रहा है, मध्वालय। दूसरा देखिए प्रति प्लस एक, इनका मिलकर के क्या हो जा रहा है, प्रत्येक। यहाँ देखिए छोटी ई है, यहाँ देखिए ए है, और दोनों मिलकर के क्या बन रहे हैं, या बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ये था ना, तो इसी तरह से जो है इनको हम सॉल्व करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमने देखा डी वाला। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और ये कहाँ से बना हुआ है, ये समास से बना हुआ है, ठीक है। तो समास में कह रहे हैं कि आप बताओ जो मदोन्मत्त है उस शब्द में कौन सा समास है, वो आपको चुनना है, ठीक है। विकल्प देख लीजिए, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय और द्विगु। टोटल हम लोग 6 समास पढ़ते हैं। उन 6 समास में आपको बताना है कि इस वर्ड में जो शब्द कौन सा है, मदोन्मत्त, इसमें कौन सा समास है। तो विकल्प में आप देखिए इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ए वाला, यानी कि तत्पुरुष समास। तो जो हमारा मदोन्मत्त है ये तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि आपको जो कारक चिन्ह होते हैं वो पता होना चाहिए। कारक चिन्ह क्या है, वही कर्ता ने कर्म को करण से। तो आप देखिए हम इसको अगर मतलब कि देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मदोन्मत्त का मद से उन्मत्त, ठीक है, मद से उन्मत्त, मद से उन्मत्त। तो ये जो मद से उन्मत्त है, तो ये देखिए सा, यानी कि जो से आ रहा है ये क्या है, ये है हमारा कारक चिन्ह, ठीक है, कारक चिन्ह। और कौन सा है, तो कर्ता ने हो जाता है कर्म को करण से, ठीक है। तो ये कौन सा है, ये करण से है, करण से, करण कारक इसमें उपयोग हुआ है, अर्थात ये तृतीय तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ठीक है। तो ये जो मदोन्मत्त है इसको हम अलग करेंगे, इसको हम जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मद से उन्मत्त। और इसमें कौन सा मतलब कि विभक्ति चिन्ह यूज हुआ है, तो से, और से कौन सा है, अधिकरण का चिन्ह है। तो इस तरह से ये हो जाएगा हमारा तृतीय तत्पुरुष समास का उदाहरण। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो ये देखिए करण कारक है इसमें ना, हमने बताया कि कर्ता ने कर्म को करण से, तो जो करण है उसका जो विभक्ति चिन्ह होता है वो से होता है, इस वजह से हम इसे तृतीय तत्पुरुष समास का उदाहरण मान रहे हैं। और इस समास में आप देखें, किस समास में, तृतीय तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें कारक की विभक्ति जो से है या फिर के द्वारा का लोप हो जाता है। अर्थात ये भी हो सकता है कि से हो, या फिर इसी का एक कारक चिन्ह और होता है, और वो क्या है, वो है के द्वारा, ठीक है। तो इसका लोप हो जाता है। जैसे शोकाकुल, अगर हम लोग शोकाकुल को देखें तो शोक से आकुल, और इसको जब हमने कारक चिन्ह को लोप कर दिया, यानी कि शोक से आकुल एक शब्द था, जब हमने इसका कारक चिन्ह जो है उसको लोप किया तो ये क्या हो जाएगा, शोकाकुल, ठीक है। दूसरा देखिए रेखांकित, रेखांकित को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रेखा से अंकित। ये से देखिए आ रहा है ना, मतलब कि करण तत्पुरुष, सॉरी करण जो कारक है उसका यूज हुआ है ना कि रेखा से अंकित। तो जो से है वो क्या है, वो है करण कारक का उदाहरण, या करण कारक का विभक्ति चिन्ह है, ठीक। तो इस तरह से जब हम इस विभक्ति चिन्ह को लोप कर देंगे रेखा से अंकित का, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रेखांकित। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आवश्यकता से अधिक धन का संचय करना, इस वाक्य के लिए सही शब्द, अर्थात अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं। कह रहे हैं कि आवश्यकता से अधिक धन का संचय करना। अगर आप लोगों ने बौद्ध धर्म पढ़ा, जैन धर्म पढ़ा होगा, तो जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं, ठीक है, 5 महाव्रत जिसे पंच महाव्रत कहा जाता है। तो अगर आपने पढ़ा है तो उसमें एक महाव्रत आता है अपरिग्रह, ठीक है, यानी कि आवश्यकता से अधिक धन का संचय ना करना, ठीक है। तो आवश्यकता से अधिक धन का संचय ना करना अपरिग्रह हो जाएगा। अगर इसका विकल्प मतलब कि विलोम पूछ लें कि आवश्यकता से अधिक धन का संचय करना, तो क्या हो जाएगा, फिर जाहिर सी बात है कि वो परिग्रह हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डी वाला, यानी कि परिग्रह। अन्य विकल्प देख लीजिए, इंद्रिय निग्रह, अपरिग्रह या संग्रह। तो अभी हमने बता दिया
अपरिग्रह क्या है कि आवश्यकता से अधिक धन का संचय नहीं करना। संग्रह का हो जाएगा इकट्ठा करना चीजों को। इंद्रिय निग्रह क्या होता है, तो इंद्रियों में इंद्रिय को वश में करने की जो क्रिया है वो इंद्रिय निग्रह कहलाती है। ये मैंने दे भी दिया है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, और यहाँ आपसे अशुद्ध वर्तनी का विकल्प मतलब पूछा गया है कि आप बताओ कौन सी वर्तनी है जो अशुद्ध है। 1000 बार क्वेश्चन पूछा गया है, लगभग हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, एकदम घिसा पिटा क्वेश्चन है। हमारे पास विकल्प देखिए, वैदेही, तो आप सबको पता होगा ना कि माता सीता को वैदेही कहा जाता था। उज्जवल, स्वयंवर, परीक्षा, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, मेरे ख्याल से जान गए होंगे कि बी वाली जो वर्तनी है वो रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि आप देखेंगे कि डबल बार जो है जा आता है लेकिन आधा, यानी कि हलंत के साथ, ठीक है। तो इसकी जो सही वर्तनी है वो हो जाएगी उ, आधा जा व ला, ठीक है। तो उज्जवल ऐसे लिखा जाता है और इसमें गलत लिखा हुआ। उज्जवल हो गया, अंत्याक्षरी हो गया, श्रृंगार हो गया, श्रृंगार, ये सारी चीजें ना बहुत पूछी जाती हैं, तो हमें इसको ध्यान से याद रखना है। इस बार पीसीएस में तो बड़े अजीब अजीब से वर्ड पूछ लिए गए थे। उसमें महात्म्य भी पूछा गया था, लेकिन महात्म्य के बजाय उन्होंने महात्म्य लिख दिया था, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया उसमें। चलिए इसका उत्तर जाने रहिए कि उज्जवल हो जाएगा, और उज्जवल कैसे लिखा जाएगा वो भी हमने आपको बता दिया। ऊ हो जाएगा डबल जा आधा वाला, और ला मतलब कि वा और ला, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, टोटल 15 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हमने 15 क्वेश्चंस लिए भी हैं क्योंकि 2016 में 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताओ भैया काल, काल क्या है, ये मैंने पहले ही सब बता दिया है। पहले जो वीडियोस बनाए हुए बताया हमने ना कि 5 वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं, तो उनमें जो है मैंने ये काल कौन से हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, और इनके कितने कितने भेद हैं, वो सब मैंने कराया हुआ है, आप जाके उन्हें देख सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि राधा ने खाना खाया, या सॉरी पकाया, भैया खाया नहीं पकाया। बताओ इस वाक्य में कौन सा काल है। हमारे पास विकल्प क्या है, सामान्य भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, या फिर संदिग्ध भूत। तो कह क्या रहा है कि राधा ने खाना पकाया, अर्थात खाना वो पका चुकी है, ठीक है, उसके द्वारा खाना बना लिया गया है, तो इसका हो जाएगा सामान्य भूत, ठीक है। तो ये सामान्य भूत का जो है वो सेंटेंस हो जाएगा कि राधा ने खाना पकाया, ठीक। तो आगे देख लीजिए, ये मैंने दिया हुआ मतलब कि एक्सप्लेनेशन कि सामान्य भूतकाल जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं, ठीक है। जैसे सोहन आया, मीना गई, तो ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, ये सभी सामान्य भूतकाल के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, यानी कि पहले से घटना घट चुकी है पूरी तरह से। ये देखिए यहाँ पे मतलब कि कारक चिन्ह से क्वेश्चन बना हुआ है, आपको बताना है कौन से कारक का यूज हुआ है। विकल्प देखिए, पहले विकल्प क्या, पहले क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं बिल्ली छत पर बैठी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि इसमें कारक चिन्ह कौन सा है, तो पर जो शब्द है वो कारक चिन्ह है। कह रहे हैं कि इस वाक्य में रेखांकित, तो जो पर शब्द है भैया उसे आप रेखांकित कर लीजिए और बताइए कि इसमें कौन सा कारक है। निम्नलिखित विकल्पों में से आपका मतलब को आपको चयन करना है। विकल्प देख लीजिए, संबोधन, बिल्कुल नहीं, संबोधन में तो हे, ओ, अरे इस टाइप का होता है, तो ये तो होगा ही नहीं। अपादान, अपादान पंचमी, अपादाने पंचमी खूब पढ़ा है, हाई स्कूल में ना एकदम रटा दिया गया था अपादाने पंचमी। अब वो वृक्षात पत्राणि पतंती, आई थिंक मैं सही बता रही हूँ क्योंकि संस्कृत बहुत उसी टाइम का पढ़ा हुआ है। तो ये जो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं ये क्या है, अपादाने पंचमी, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि उसमें होता है से और अलग होने के अर्थ में, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। कर्ता, तो कर्ता का अभी मैंने बताया कि होता है कर्ता ने, तो जाहिर सी बात है कि ये भी नहीं होगा। अब एक ही विकल्प बचा है, तो हो गया, इसका उत्तर आपको मिल ही गया कि अधिकरण कारक हो जाएगा। अधिकरण कारक में जो विभक्ति चिन्ह होता है, एक तो में होता है और दूसरा होता है पर, ठीक है। तो अधिकरण कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो में और पर है, और इसका उत्तर जो है कि बिल्ली छत पर बैठी है हो जाएगा अधिकरण कारक का उदाहरण। ये देखिए मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है कि अधिकरण कारक की विभक्ति में पर है, ठीक है, यानी कि इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या है, में और पर है। क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को क्या कहते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे दुकान पर कोई नहीं था, ठीक है, तो दुकान पर, ये जो पर है वो क्या है, वो अधिकरण कारक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं,
कह रहे हैं कि दो निर्दिष्ट अक्षरों, ध्यान से आपको देखना है कि अक्षरों की बात की जा रही है, कि दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने के कारण उनके मेल से जो विकार होता है उसे क्या कहा जाता है, चिन्हित कीजिए। हमारे पास विकल्प क्या है, संयुक्त क्रिया बिल्कुल नहीं, कारक नहीं, समास या संधि, समास भी नहीं होगा। अभी हमने ऊपर आपको जो है तोड़ करके बताया हुआ था स्वागत वाले में, तो हमने बताया था ना स्वागत में सु धन आगत, तो ऊ जो था और आ, इन दोनों के मिलने से क्या हो रहा था, वाह, मतलब कि वाह हो रहा था। तो आप देखिए ये क्या है, ये भी अक्षर है, ये भी अक्षर है, और इन दोनों के मिलन से एक तीसरा अक्षर जो है वो बन रहा है, यानी कि उनका विकार हो रहा है। तो मतलब कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा संधि। ठीक है, यानी कि दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने के कारण उनके मेल से जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं संधि। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे बताया गया है कि वर्णों के आधार पर संधि के टोटल 3 भेद होते हैं। पहली स्वर संधि है, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी है हमारी विसर्ग संधि। वैसे व्यंजन और विसर्ग संधि से क्वेश्चंस कभी नहीं बना है, हम लोगों से स्वर संधि से ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि पतंग उड़ रही है, इस वाक्य में आप बताइए जो उड़ रही लिखा हुआ है ये कौन सी क्रिया का उदाहरण है। आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आज जानिए कि 2 प्रकार की क्रिया होती है, एक तो सकर्मक और दूसरी है अकर्मक। ठीक है, तो वही आपसे पूछ रहे हैं कि आप बताओ इसमें सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। हमारे पास विकल्प क्या है, प्रेरणार्थक, सकर्मक, अकर्मक या फिर समापिका। तो कह रहे हैं कि उड़ रही, अर्थात इसमें आप देखेंगे कि पतंग उड़ रही है, ये जो है ना ये हो जाएगी हमारी अकर्मक क्रिया। ठीक है, यानी कि इसमें जो है अकर्मक क्रिया का ये उदाहरण बताया गया है। यहाँ देखिए इसका एग्जाम्पल देख लीजिए कि उड़ रही जो है वो अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अकर्मक क्रियाओं में कर्म नहीं होता है। ठीक है, कर्म नहीं होता है। जैसे अगर कोई शब्द आपको मतलब कि एक लिख के दिया जाए, जो सेंटेंस होता है यानी कि वाक्य की, राम पत्र लिखता है। ठीक है, राम पत्र लिखता है, लिखता है, और आपसे क्या है कि आप बताओ इसमें क्या है। तो राम आपको समझ ही आ रहा है कि नाउन है यानी कि संज्ञा है, पत्र क्या है बताते हैं, और लिखता क्या है, ये है क्रिया। ठीक है, क्रिया, लिखता जो है वो क्रिया है, और ये क्या है, पत्र, ये हो जाएगा कर्म। क्यों, क्योंकि जब आपसे ये कहा जाए कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा कोई काम किया जा रहा है और उस काम में क्या एग्जैक्टली लिखा हुआ है, कि जैसे राम पत्र लिखता है यानी कि लिख रहा है, सही बात है, लेकिन अगर आपसे ये भी बता दिया जाए कि क्या लिख रहा है तो वो हो जाता है हमारा कर्म। अब यहाँ देखिए, यहाँ कह रहे हैं कि चिड़िया उड़ रही है, यानी कि उस कहाँ उड़ रही है, कैसे उड़ रही है, इन सब से कोई मतलब ही नहीं है, केवल आपको बता दिया गया कि वो उड़ रही है। तो ये कैसी क्रिया है, ये हो गई अकर्मक। जबकि अगर कोई ऐसी क्रिया हो जिसमें कर्म भी साथ में हो तो हम उसको कह देते हैं सकर्मक। जैसे लिखता जो शब्द है, अब ऐसे लिखा होता है कि राम लिखता है, तो ये भी क्या हो जाती, ये भी एक अकर्मक क्रिया हो जाती। लेकिन अगर आपसे ये भी बता दिया कि आगे राम पत्र लिखता है, अर्थात पत्र क्या है, पत्र जो है वो कर्म हो गया, तो ये कैसी क्रिया हो गई, ये हो गई हमारी सकर्मक क्रिया, अर्थात क्रिया जो है उसके साथ कर्म भी मतलब कि समाहित है। ठीक है, यानी कि साथ में उसके कर्म भी है। तो जब कर्म साथ में हो तब क्या हो जाता है, सकर्मक। अगर कर्म का लोप हो, कर्म ना हो, तो वो हो जाता है अकर्मक क्रिया। तो इसको आपको याद रखना है। यानी कि चिड़िया उड़ रही है, ये कैसी क्रिया है, ये अकर्मक क्रिया है। जैसे चिड़िया उड़, इस वाक्य में चिड़िया करता है और उड़ने का कार्य उसी के द्वारा पूरा हो रहा है, इसलिए जो उड़ रही है वो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द, कौन सा शब्द दिया है, पहाड़। आपको बताना है कि कौन सा शब्द जो है वो पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है, आपको वही छांटना है। विकल्प करें शैलजा, भूधर, शैल या फिर अचल। तो भूधर तो पर्वत का ही होता है, शैल भी पर्वत का ही है, पहाड़ या पर्वत, अचल भी पर्वत या पहाड़ का ही उदाहरण है। उदाहरण मतलब वो जो क्या बोलते हैं पर्यायवाची है। जबकि जो शैलजा है ना, शैलजा ये मतलब पर्यायवाची पहाड़ का तो बिल्कुल भी नहीं। फिर ये भी जानिए कि अगर ये पहाड़ का पर्यायवाची नहीं तो किनका है, तो ये माता पार्वती का पर्यायवाची है। ठीक है, यानी कि माता पार्वती के अन्य नामों में शामिल होता है शैलजा।
तो ए वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए, ये मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11, और यहाँ पूछ रहे हैं कि आप बताओ कि गंवार शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय क्या है, मैंने बताया हुआ है कि किसी भी शब्द के लास्ट में अगर कोई एक शब्द जोड़ दिया जाए जिससे उसका अर्थ परिवर्तित हो जाए तो हम उसको कहते हैं गंवार। ठीक है, अब जैसे आप इसको अगर तोड़ेंगे तो मतलब कि अगर आप इसको पूरी तरह से तोड़ेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, आधा गा हो जाएगा, फिर छोटा आ, फिर वा, ठीक है, फिर बड़ा आ, फिर रा, फिर जो रा में हलंत लगेगा और छोटा आ। ठीक है, तो इसको अगर आप तोड़ के लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा। फिर आप देखिए कि ये किन शब्दों से मिलकर बना है, इसमें मूल शब्द कौन सा है, तो आप इसमें जब जोड़ इसको देखेंगे तो ये जो गव शब्द है ना वो इसका मूल शब्द है। ठीक है, गव, और आगे इसमें जो प्रत्यय जुड़ा है वो कौन सा है, वो है आर, और इन दोनों को जब जोड़ दिया गया तो ये हो गया गंवार। ठीक है, गंवार। तो इस तरह से आपने देखा कि गव एक मूल शब्द था, अलग शब्द था, लेकिन आपने जब उसमें आर एक प्रत्यय जोड़ दिया तो इसका जो अर्थ है वो बता रहा है कि भैया ऐसा बोला जाता है कि गांव में रहने वाले जो लोग होते हैं गंवार होते हैं। हालांकि मैं भी गांव से हूँ, मुझे तो नहीं लगता कि मैं गंवार हूँ। आप लोग बताइए क्या ऐसा लगता है कि मैं गंवार हूँ? अब पता नहीं क्यों लोग ऐसा सोच लिए हैं कि जो लोग गांव में रहते हैं वो गंवार है, या फिर मुझे लगता है ना कि गांव में रहने वाले लोगों के लिए ना एक शब्द ही यूज किया जाता है गंवार। जैसे शहर में रहने वालों के लिए मतलब कि शहरी शब्द यूज किया जाता है, उनके लिए शंवार क्यों नहीं यूज करते, ये सोचने वाली बात है। चलिए फिलहाल के लिए इसका उत्तर जानिए कि जो गंवार शब्द है इसमें प्रयुक्त जो प्रत्यय है वो हो जाएगा आर, और इसका मूल शब्द क्या है, गव। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। ये देखिए यहाँ पे बता दिया गया है, मतलब एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि गंवार शब्द में जो प्रयुक्त प्रत्यय है वो आर है। आर प्रत्यय से बनने वाले कुछ अन्य शब्द हैं जैसे दुधार, मतलब कि दुधार, ये क्या है, दुधार। तो ये जो शब्द है, हालांकि मैंने इसको गलत तोड़ा है, ढंग से जो बता रहे हैं ढंग से बताते हैं। जैसे दुग्ध, हालांकि दुग्ध होता है दुध प्लस आर, इस तरह से आप इसको जोड़ेंगे तो दुग्ध जो है वो कैसा शब्द है, वो भैया मूल शब्द है, लेकिन जब आप उसमें आर प्रत्यय जोड़ दिए तो फिर क्या हो गया, दुधार। इससे क्या हुआ, इससे मतलब कि अर्थ क्या निकल रहा है, जैसे गाय भैंस के लिए बोला जाता है कि भैया बहुत दुधारू गाय है। ठीक है, तो दूध एक अलग शब्द था, लेकिन आपने जब उसमें आर प्रत्यय जोड़ दिया तो वो किसी पार्टिकुलर व्यक्ति विशेष या जानवर की विशेषता बता रहा है कि भैया वो बहुत ही दुधारू जानवर है। दूसरे में देख लीजिए, कुम्हार, सुनार, लुहार। ठीक है, तो इस तरह से आर प्रत्यय जोड़ करके कुछ शब्द बनाए गए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। और प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित, ये सब हम बताए हुए ही हैं, फिर से बता दिए आज। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें केवल विशेषण शब्द हो। तो विशेषण शब्द पहचानना है तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि एक ऐसा शब्द, कोई भी ऐसा शब्द जो किसी नाउन, प्रोनाउन आदि की विशेषता बताता है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है विशेषण। ठीक है, जैसे मोटा लड़का, तो मोटा क्या है, ये विशेषण है, लड़का क्या है, नाउन यानी कि संज्ञा है। तो किसी संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है मोटा शब्द, तो वो क्या है, वो है विशेषण। जैसे मतलब कि नीली कलम, तो नीली क्या है, विशेषता है, कलम क्या है, एक नाउन है। ठीक है, और साथ में पीली गाय, हालांकि होती नहीं पीली गाय, थोड़ा रेडिश कलर की होती है, रेड कलर की होती है, हालांकि रेड भी नहीं होती, उसको गेरुआ कलर कहना ठीक होगा। मकरी गाय, मेरे यहाँ मकरी गाय है तो मकरी गाय समझ लो भैया, काली गाय समझ लो, काली भैंस समझ लो, भूरी भैंस समझ लो, जैसे मेरी सोना। तो इस तरह से ये जो शब्द है ना वो किसी ना किसी की विशेषता बता रहे हैं। तो ये जो विशेषता बताने वाले शब्द हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं विशेषण। तो चलिए देख लेते हैं। इसके लिए ना सबसे अच्छा होगा कि हम लोग किसी मतलब कि नाउन या प्रोनाउन के साथ इसको यूज करके देखें। तो सबसे पहले देखिए करें, गोरा, पतला, वाह। तो गोरा तो है, जैसे गोरा लड़का, लड़का कहाँ गोरा होता है, लड़की होती है, तो गोरी लड़की समझिए, हालांकि गोरा लिखा है तो भैया गोरा लड़का समझो। पतला, तो पतला लड़का। वाह, वाह तो एक प्रोनाउन है यानी कि सर्वनाम है, तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि हमें देखना है ना कि जो तीन शब्द दिए हैं तीनों ही विशेषण हो। दूसरा सूक्ष्म, हाँ ठीक है, सूक्ष्म में तो विशेषता बता रहा है। भारत, तो भारत आप देखें कि मतलब कि नाम है यानी कि संज्ञा है, तो ये तो नहीं होगा। यमुना भी नाम है यानी कि संज्ञा है, तो ये भी नहीं होगा।
तीसरे में देखिए काला, तो हाँ काला घोड़ा। ऊंचा, ऊंचा पहाड़ तो है, ये भी है। सुंदर, सुंदर लड़की तो ये भी है, ठीक है। यानी कि काला, ऊंचा, सुंदर, ये तीन के तीनों ही विशेषण शब्द हैं। क्यों? क्योंकि किसी ना किसी की विशेषता बताने के लिए यूज होंगे। चौथे में देख लीजिए लड़का, तो लड़का अपने आप में नाउन है यानी कि संज्ञा है, तो बिल्कुल नहीं। सूर्य, ये भी नाउन है। हम, ये जो है सर्वनाम है। तो इसका जो सही उत्तर है वो तो हो जाएगा सी वाला की काला, ऊंचा, सुंदर। और इसको वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, किसी वर्ड के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हमने बताया कि काला घोड़ा या काला जो है सांड। दूसरा देखिए ऊंचा, ऊंचा पहाड़, ऊंचा पर्वत, ऊंचा पेड़। तीसरा सुंदर, सुंदर किताब, सुंदर कलम, कुछ भी हो सकता है सुंदर, क्या इंसान ही थोड़ी सुंदर होते हैं। तो इस तरह से जब आपने उसको वाक्य में प्रयोग किया तो आपको सीधे से पता चल गया कि हाँ भैया ये सारे शब्द विशेषण है, यानी कि विशेषता बता रहे हैं किसी की। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएं उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विशेष, ठीक है। क्योंकि कई बार हमसे क्वेश्चंस में यही पूछ लेते हैं कि बताओ भैया, एक सेंटेंस लिख के दे देंगे और उसमें पूछेंगे कि बताओ कितने विशेषण है और कितने विशेष हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल भी दिया, जैसे मोटा लड़का हंस पड़ा, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो मोटा शब्द है ये क्या बता रहा है? ये विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रही है? लड़के की, यानी कि जो मोटा है वो कौन है? वो लड़का है, ठीक है। तो मोटा शब्द विशेषता बता रहा है लड़के की, तो लड़का शब्द क्या हो गया? ये हो जाएगा विशेष। क्यों? क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष है, और जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जा रही है वो शब्द विशेषण है, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ आपसे स्त्रीलिंग शब्द पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग सब पूछे जाते हैं कि बताओ, कुछ शब्द दे दिए जाते हैं, 4 विकल्प में आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए कौन सा स्त्रीलिंग है या कौन सा पुल्लिंग है। तो देख लेते हैं, झील, वज्र, बसंत या भगदड़। तो ऐसे शब्दों के लिए ना हमें मतलब कि आसानी होगी अगर हम लोग इसको किसी वाक्य में प्रयोग करके देखें, ठीक है। तो जैसे झील का पानी बह रहा है, तो झील का पानी बह रहा है, कहीं से भी आपको लग रहा है कि मतलब कि ये स्त्रीलिंग है? नहीं ना। अगर स्त्रीलिंग होता जैसे मतलब कि झील की पानी बह रही है, तो ऐसा तो होगा नहीं ना, सुनने में ही कितना ऑड लग रहा है, तो ये नहीं होगा। तो अर्थात ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। दूसरा वज्र, वज्र प्रहार। तो जो वज्र होता है पाषाण टाइप के शब्दों के लिए आप इसको वज्र यूज कर सकते हैं। तो ये भी मतलब कि पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग में इसका उपयोग नहीं होगा। बसंत, बसंत का महीना आ गया है, ठीक है। बसंत एक मौसम है, कहते हैं ना बसंत का महीना आ गया है। क्या आपने कभी सुना है बसंत का महीना आ गई है? ऐसा तो नहीं होगा ना, तो ये भी नहीं होगा। तो लास्ट में आप देखें डी वाला है भगदड़, यानी कि भगदड़ मच गई है। सीधे सीधे बता रहा है भैया देखो भगदड़ मच गई है। और ये जो गई शब्द है ये कैसा मतलब कि है शब्द? ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा कि जो भगदड़ शब्द है वो स्त्रीलिंग है, जबकि झील, वज्र और वसंत ये सभी पुल्लिंग है। अब जानते हैं क्या होगा, जब इसको लोग देखेंगे ना, सबसे पहला उनका जो माइंड है वो झील पे ही जाएगा और वो झील मार के चले आएंगे। क्यों? उन्हें लगेगा कि देखो भैया ये देखने से लग रहा है कि स्त्रीलिंग है, झील जो शब्द है वो स्त्रीलिंग लग रहा है देखने से। उनसे मतलब नहीं है कि नियम क्या है, कानून क्या है, कोई मतलब नहीं, बस देखने से लग रहा है झील स्त्रीलिंग है, जैसे नदी स्त्रीलिंग है। तो नदी होता है ना, नदी बह रही है, तो भैया नदी बह रही है ना, झील थोड़ी ना बहती है, झील तो बहती नहीं है, झील का पानी बहता है। इस वजह से हम देखेंगे कि ये जो शब्द है वो पुल्लिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग नहीं होगा। तो ये देखिए आप इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। और यहाँ क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि आपत्ति शब्द का विपरीतार्थक यानी कि विलोम बताना है आपको। किसका? आपत्ति शब्द का। हमारे पास विकल्प क्या है? अनापत्ति, तटस्थता, सम्मति या उदासीनता। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अनापत्ति, ठीक है। तो इसमें जो है वो मतलब कि उपसर्ग लग गया है और इसका जो मतलब कि अर्थ है वो चेंज हो गया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अनापत्ति। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। उज्जैनी का बताना है कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। उज्जैनी में कौन सा उपसर्ग है? विकल्प देख लीजिए, उत, उप, अप या फिर अपि। तो अगर आप इसको मतलब कि चेंज करेंगे मतलब अगर आप इसको तोड़ेंगे तो ये उत प्लस जयनी हो जाएगा, ठीक है। उत प्लस
जैनी, उत प्लस जैनी, ठीक है। तो अगर आप इसको तोड़ेंगे तो ये इस तरह से लिखा आएगा। तो इसमें आपको समझ आ रहा होगा कि जो उत है वो उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक। उत मतलब ये उपसर्ग लगा हुआ है और जैनी इसका मूल शब्द है। तो आपको याद रखना है कि जैनी जो है जैन धर्म से संबंधित है। उत मतलब होता है श्रेष्ठ, अर्थात अगर आप इससे इसका कोई अर्थ आपसे पूछ ले तो वो हो जाएगा श्रेष्ठ जैन, ठीक है। उत जैनी अर्थात श्रेष्ठ जैन। और मध्य प्रदेश में एक इलाका है, एक क्षेत्र है उज्जैन। तो इसको आपको याद रखना है कि अगर आपसे कोई पूछ ले उज्जैनी में कौन सा उपसर्ग है, तो भैया उत उपसर्ग लगा हुआ है। तो ये जो है हो गया, ये देख लीजिए यहाँ पे आपको इसका एक मतलब कि एक्सप्लेनेशन दिया है। तो ये रही आज की अपनी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद। हमारी एनसीईआरटी वाली सीरीज के साथ जरूर जुड़े, उसको देखते रहें, उससे आपको बहुत लाभ होगा। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।